दोस्तों, आज लिखावट के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कौशल किशोर जी, पीयूष सिंह, रोली शंकर और अजय गुप्ता जी, हाँ, बिमल किशोर जी, जो लोग भी आज जुड़े हुए हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। इन दिनों हम लोग कविता लखनऊ की एक श्रृंखला चला रहे हैं और इस श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी है, जिसमें 3 कवि लखनऊ से पीयूष सिंह, रोली शंकर और अजय गुप्ता जी अपनी कविताएं पढ़ेंगे और संचालन करेंगे हमारे प्रिय मित्र, सुप्रसिद्ध कवि, पत्रकार और विचारों के पहरेदार कौशल किशोर जी। कौशल किशोर से आप लोग सब लोग परिचित हैं। सब लोग क्या, पूरे राष्ट्रीय दृश्य में आपका एक नाम है, विचारधारा को लेके, कविता को लेके, वैचारिक आलेखों को लेकर के। और हम लोग इनकी तरफ देखते हैं जब भी विचार के स्तर पर विचलन की स्थिति आती है, तो हम लोग कौशल किशोर और उनके संघर्ष को याद करते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूं कि आज कविता लखनऊ को नेतृत्व दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार कौशल जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। यह जैसा कि आपने बताया कि यह कविता लखनऊ की तीसरी कड़ी है और आज 3 लखनऊ के कवि रचनाकार हम लोगों के साथ हैं। ये हैं अजय गुप्ता, पीयूष सिंह और रोली शंकर। और अच्छी बात यह है कि ये तीनों रचनाकारों का अभी हाल में कविता पुस्तकें आई हैं, कविता संग्रह आया है। और आज हम इन लोगों के इन कविता संग्रहों का एक तरह से इंट्रोडक्शन भी हम देंगे, इसे भी हम प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले मैं संक्षेप में लिखावट के बारे में बता दूं। मिथिलेश जी लिखावट के न्यूक्लियस कहा जाए तो केंद्रक हैं और लिखावट में करीब 3 दशक से अधिक की इसने यात्रा की है। इसकी शुरुआत हिंदी के प्रसिद्ध कवि, पत्रकार रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मिथिलेश श्रीवास्तव ने की थी। और आज रघुवीर सहाय जी और मंगलेश जी हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन उस सिलसिला को मिथिलेश जी ने लगातार जारी रखा है। कविता को कैंपस में ले जाना, कविता को तमाम माध्यमों से कविता को पहुंचाना, न सिर्फ कविता पर बातचीत, कविता पाठ और कविता पर बातचीत, बल्कि हिंदी पत्रकारिता पर भी लिखावट ने कई कार्यक्रम किए हैं। और कोरोना काल में ये डिजिटल माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है और इसी की कड़ी में लखनऊ कविता का हम लोगों ने आयोजन पहले भी किया है और आज यह तीसरी कड़ी है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारे अजय गुप्ता जी, और अजय गुप्ता जी वास्तुकला में सलाहकार हैं, मतलब आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं। और लेकिन इस कोरोना के समय में आपने एक खंड काव्य
की रचना की है, पल की यात्रा। पल की यात्रा। और यह एक तरह से यह पूरे मनुष्य की जीवन की एक यात्रा की तरह है ना। वो पूरी काव्य गाथा, कहते भी हैं काव्य गाथा। यह ब्रह्मांड के बनने, आकाश गंगा से लेकर के कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, और यह जो धरती, यह जो प्रकृति हमें मनुष्य को ये सब चीजें मिली हैं, प्रकृति ये सब मिला है, और आज कैसे ये सब चीजें नष्ट होने के कगार पर पहुंच रही हैं। इस पीड़ा को, इस दर्द को, पल की इस यात्रा, पल एक नायक है, एक सूत्रधार है, जो इस पूरे समय को, जीवन को, धरती को, पर्यावरण को, प्रकृति को वह देखता है। तो ये 24 खंडों में यह एक पल की यात्रा पुस्तक है, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये पल की यात्रा पुस्तक है। दूसरी किताब है हमारे पीयूष सिंह जी की, ये उनका दूसरा कविता संग्रह है। और पीयूष सिंह जी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और रात के धूप में इनका पहला संग्रह आया था। और रंग महसूस होते हैं, यह दूसरा संग्रह है। इसमें रंग की एक परिकल्पना है। ये रंग रंग के विविध आयाम है। यह रंग दया का रंग है, प्रेम का रंग है, करुणा का रंग है, क्षोभ का रंग है ना। और ये तमाम से मिल करके यह रंग बनता है। और यह रंग से ज्यादा महसूस करने की चीज है, और रंग महसूस होते हैं। यह आपका कविता संग्रह है, जो अभी हाल में आया, और इसमें आपकी 75 कविताएं शामिल है। और प्रेमेंद्र श्रीवास्तव जो पत्रकार हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। ये रंग महसूस होते हैं। और तीसरी कृति है रोली शंकर जी की, अनुषा नाम से है। रोली बहुत संवेदनशील रचनाकार हैं, और सामाजिक कार्य और शिक्षा के कार्यों से जुड़ी हैं। जो संवेदनशील स्त्री का जो मन है, जिसके अंदर करुणा है, ममता है, मार्मिकता है, और यह सारी चीजें इनकी कविता में भी चीजें आती हैं। तो ये अनुषा आपका संग्रह है, जो अभी हाल में ही प्रकाशित होकर के आया है। यह अनुषा। तो इस तरह से आज यह इस बात का भी उदाहरण है कि लखनऊ के रचनाकार, लखनऊ का जो रचनात्मक क्षितिज है, वो कितना सक्रिय है और कितना व्यापक है। लखनऊ की पहचान तो कथाकारों को लेकर रही है, और यहाँ की त्रयी, जैसे प्रयाग अपने कविता की त्रयी के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन लखनऊ कहानी की त्रयी के लिए प्रसिद्ध रहा है। अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा और यशपाल के रूप में। और बाद में भी आप देखिए तो तुलसीलाल शुक्ल, कामता नाथ, मुद्रा राक्षस, और आज भी कहानीकारों की एक अच्छी खासी लखनऊ में उपस्थिति है, मौजूदगी है, उनकी सक्रियता है। लेकिन कविता के क्षेत्र में भी लगातार और स्त्री रचनाकारों ने हस्तक्षेप किया है। कात्यायनी से लेकर रोली तक एक लंबी कतार है। और इसके पहले भी कविता लखनऊ का जो हम लोगों ने आयोजन किया था, उसमें 4 स्त्री रचनाकारों ने अपनी कविताओं का पाठ किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कविता पाठ की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं अजय गुप्ता जी को अपने कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। उनका परिचय तो मैंने पहले ही दे दिया। आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वास्तुकला में सलाहकार हैं, और लगातार इधर कविताएं लिख रहे हैं, और एक अपनी पल की यात्रा के माध्यम से
उन्होंने मानव की काव्य गाथा लिखी है। तो मैं अजय कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। अजय जी। नमस्कार सर। लिखावट मंच को मेरा नमन और आप सभी को नमस्कार। अब मेरी कुछ कविताएं हैं, पल की यात्रा से भी अलग हैं कुछ, तो उन कविताओं को मैं पहले पढ़ना चाह रहा हूँ, फिर आखिरी में पल की यात्रा का कुछ अंश पढ़ूंगा। पहली कविता मेरी है मन मस्तिष्क। मन मस्तिष्क जो कविता है, ये हमारे अंतर मन के विचारों का रूपक है। ये शो करती है कि महाभारत हमारे अंतर मन में चलता है। तो कविता सुने। मन मस्तिष्क एक नगर है, इसमें बहुत से घर हैं। इसका विन्यास कठिन है, यहाँ मन और अंतर्मन है। एक भाग में है भूल भुलैया, कम रोशनी और संकीर्ण गलियां, जहां प्रकाश पहुंच नहीं पाता, कोई सही मार्ग ढूंढ नहीं पाता। दुशासन यहीं है रहता, निर्बल का चीरहरण करता। यहाँ मन की आंखें नहीं खुलती, यही है धृतराष्ट्र की धरती। नगर के केंद्र में एक महल है, ये तो केशव का घर है। इसके पार्श्व में जो भूमि, वह है कुरुक्षेत्र की रणभूमि। यहाँ प्रतिदिन युद्ध होता, चक्रव्यूह यहीं रचे जाते। अभिमन्यु का वध होता, पितामह और गुरुजन छले जाते। यहीं पार्थ को उद्बोधन होता, यहीं कृष्ण गीता का ज्ञान देते। युद्ध में सब कुछ खो करके सारथी बन जीवन रथ थाम लेते। यहां से दूर है एक फूलों की घाटी, दिखते वन उपवन नदियां बल खाती। जहां एकांत में शीतल ताजी हवा है, मन में प्रेम और निश्चलता वहां है। यहाँ अद्भुत ज्ञान की बाती, जहां दिन ही रहता रात नहीं आती। संगीत साहित्य कला का सृजन होता, मन अंतर्मन वीणा सा झंकृत होता। अत्यंत अनमोल है यह धरती, इस पर दुर्योधन की नजर पड़ती, पर वह इसको छीन नहीं पाता। मार्ग में केशव का महल दिख जाता। हम नगर के जिस हिस्से में होते, वैसा ही आचरण करते। कभी कर्ण तो कभी अर्जुन बनते, मन मस्तिष्क में महाभारत को रचते। ये मेरी पहली कविता थी। धन्यवाद। इसी प्रकार की एक और कविता है कैनवास। जिस तरीके से हम लोग कविता के अनेक विषय पे विचार करते हैं, वैसे ही जब चित्रकार अपने कोरे कैनवास के साथ बैठता है तो उसको भी बहुत सारे विचार आते हैं। तो ये कविता उसी को लक्ष्य करके लिखी हुई है। चित्रकार का कोरा कैनवास, रंगों से भरना है एहसास। रक्ताब सूर्य या शशि आकाश, या पर्वत से घिरता धवल जल प्रपात। मयूर नृत्य या हंसनी का प्यार, अलमस्त बच्चों का उल्लास, या आंचल में शिशु की प्यास। या रेखांकन में हो बस बस श्रृंगार। या विचरे मन उन दृश्यों में भी, टूटे फूटे घास फूस के मकानों में, जहां विवश अर्धनग्न अशक्त देह करती है श्रम जेठ की दोपहर में भी। या उकेरूं उन गिद्ध सी निगाहों को जो धसी हैं सुलभ वंचितों के तन पर, भर लेने को अपनी अक्षय झोली, छीन के उनके समस्त अधिकार। चित्रकार का रंग बिरंगा कैनवास, आड़े तिरछे रंगों का भ्रमजाल। कहीं काला तम कहीं श्वेत प्रकाश, समझो जैसा मन में हो एहसास। धन्यवाद सर। मैं वास्तुविद हूँ, जैसा सर ने बताया। बहुत से वास्तुकला भी एक कला का ही रूप है, तो इसमें भी हम लोग की बहुत सारी अभिव्यक्ति होती है। हम लोग के बनाए हुए भवन, हम लोग के बनाए हुए नगर बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इनका विन्यास जब कुछ गड़बड़ाता है, कहीं पे कुछ दिक्कत होती है, तो पूरे समाज पे उसका फर्क आता है। तो स्मार्ट सिटी मैंने कविता अपने आर्किटेक्ट्स के लिए ही लिखी थी, जो लोग प्लानर हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो उनसे निवेदन था कि हमारी संवेदनाएं जो हैं वो शून्य नहीं होनी चाहिए, उसमें भी संवेदना होनी चाहिए, केवल हमारा विकास नहीं दिखना चाहिए।
तो कविता का शीर्षक है स्मार्ट सिटी। हे वास्तुविद, हे कला श्रेष्ठ, जब तुम आधुनिक शहर बनाओगे, मुझे विश्वास है ये नगर आलीशान और अद्भुत होंगे। सड़कें चौड़ी होंगी, जगमगाती रातें होंगी, गगनचुंबी इमारतें होंगी, वाहनों की कतारें होंगी। तुम्हारा शहर बड़ा गतिमान होगा, दृश्य दृश्यांतर नयनाभिराम होगा। किंतु तुम शहर कुछ ऐसा भी बनाना, सड़कों के साथ पगडंडियां भी बनाना, जो गुजरती हो झुरमुटों के बीच से, नदी नालों वाटिकाओं के समीप से। कहीं मृग विचरते मिल जाएंगे, कहीं नृत्य करते मयूर दिख जाएंगे। पद यात्रियों के लिए मार्ग आसान बनाना, उपवन के मध्य से इनको ले जाना, जहां तन मन महक उठे चंपा जूही बेला के फूलों से। आधुनिक शहर में कुछ गांव भी बसाना, जो तुम्हारे अतीत को धरोहर को सहेज कर रखे, जहां यदि कोई आज आ जाए तो उसे पता चल जाए हम कैसे थे और क्या हो गए। इन गांवों में किसान और कुम्हार को रखना, सारंगी वीणा सितार को रखना, कबड्डी दंगल और दौड़ के मैदान को रखना, पूर्वजों के कुछ मकान को भी रखना। हे वास्तुविद, हे कला श्रेष्ठ, घरों का विन्यास ऐसा रखना, उदित होता सूर्य और चांद नजर आए, भवनों के सौंदर्य से पहले प्रकृति की छटा नजर आए, और अगर मृत्यु हो किसी की तो पड़ोसी को पता चल जाए। आधुनिक शहर में खुली जगह ऐसी छोड़ना, जहां शांत नीरवता हो, रात्रि का प्रकाश मध्यम हो, बस पृथ्वी और अंबर हो, जहां तारे और आकाश गंगा दिख जाएं। कुछ पथ ऐसे भी बनाना, जिनके दोनों तरफ फलों के वृक्ष लगाना, आम इमली जंगल जलेबी अमरूद शहतूत सब लगाना, कोई भी बच्चा तोड़ के खा सके, इस पर कोई रोक ना लगाना। बुजुर्गों के लिए भी यह शहर सुगम और प्रासंगिक बनाना, कोलाहल से दूर रमणीय नदी तट पर देवालय बनाना। हाँ, शहर कुछ ऐसा भी बनाना, आपदा आने से पहले सूचना मिल जाए, हवा में विष घुलने से पहले ही रोक लग जाए, और मजदूरों को पलायन का समय मिल जाए। विदेशों का अनुकरण करने से पहले अपने इतिहास को दोहराना, शायद कुछ ऐसा मिले कि तुम्हारा शहर विनीत विनम्र हो जाए। हे वास्तुविद, हे कला श्रेष्ठ, तुम नया शहर संवेदनशील बनाना। थैंक यू सर, थैंक यू। एक कविता, जो हम लोग विकास की बात करते हैं, चाहे पक्ष हो राजनीति में, चाहे वो विपक्ष हो, या जो हमारी जनता है, जब विकास की बात करती है तो उसमें प्रकृति को कहीं दूर छोड़ देती है। प्रकृति के प्रति हमारा जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो कहीं काफी कम हो जाती है। तो इस कविता का शीर्षक अमृत है, और ये जो पक्ष विपक्ष दोनों को चित्रित करता है। कविता सुनिए। राजनीति और नेता नगरी, जहां बसते समर्थक या अंध विरोधी। नेता दिखाता दूर गिरते सुंदर झरने, भूखे प्यासों को सुधा रस के सपने। लक्ष्य है उसका वहां तक मार्ग बनाना, हर हाथों में अमृत कलश पहुंचाना। समर्थक तो स्वर्ग का छुपा द्वार भी देख रहे, कुछ अप्सराओं का नृत्य भी देख रहे, पर विरोधियों को नहीं दिखता दूर गिरता वो श्वेत धवल झरना। उसके पीछे छुपा वो स्वर्ग का द्वार और अप्सराओं का मोहक छलना। आश्चर्य, विरोधियों को भी वहां पर एक पुल बनाना है, लोगों को उस पार ले जाकर के दिखाना है उन्हें यथार्थ कि नहीं है वहां कोई झरना। कुछ हाथों में है छेनी हथौड़ी, जो पर्वत को निरंतर काट रहे, उन्हें हटाना है मार्ग की हर बाधा को, जंगलों को, पर्वतों को, बस्तियों को, और बांध देना है उफनती नदी को। सुरंगों का जाल बिछा देना है और पहुंच जाना है उस झरने पर जहां अमृत निरंतर गिर रहा है। पहाड़ों का दरकना, शहर का नदी में डूबना, केदारनाथ की जल प्रलय, जोशीमठ का होना या ना होना। आहुति है एक बड़े हवन में, जिसके पूर्ण होने पर अमृत का झरना मिल जाएगा। बाजार में भी हलचल है,
व्यापारी को पता है झरने की दूरी अनंत है, सामग्री की असीमित खपत, धरा के गर्भ में खनन उसे मालामाल बना देगा और जीडीपी को भी सुधार देगा। समर्थक और अंध विरोधियों से अलग, छेनी हथौड़ी से विरक्त एक बड़ा तबका रुपहले पर्दे पर चलचित्र देख रहा। भाती उसे कहानी इन सबके युद्ध की, नीति की, राजनीति की, छेनी हथौड़ी के संघर्ष की। वो डरता नहीं किसी भी जल प्रलय से, पर्वतों के खिसकने से, ग्लेशियर के पिघलने से, धरा के गर्म होने से, जीव जंतुओं के मिटने से, अगली पीढ़ी के होने या ना होने से। उसे विश्वास है कि वह जब भी जागेगा, सुंदर धरती पर सुंदर जीवन होगा, हर तरफ बस अमृत कलश होगा, पीकर जिससे सबको अमृत तो मिलेगा। थैंक यू सर। एक आखिरी कविता मैं पल की यात्रा से पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, पल की यात्रा से पल की यात्रा की भी ये अंतिम कविता है, स्वस्ति इसका शीर्षक है। जब इसका नायक वापस जा रहा है और हमारा कोरोना काल का समय चल रहा है, तो उस वक्त इसको चित्रित किया है मैंने। वो अपना एक नए शहर में पहुंचा है और उसके बाद की कविता है। बैठा था पल सरोवर तट पर, बरस रही चांदनी धरापट पर। उसने सोचा यहीं ठहर लूं, भोर में विचरूंगा नगर डगर पर। जब निशा सोई और उषा जागी, अंगड़ाई ले पल ने निद्रा त्यागी। था विस्मित वो नगर रूप देखकर, उसका बदला स्वरूप देखकर। हर तरफ पसरा सन्नाटा, ना मोटर गाड़ी ना सैर सपाटा। सड़क पर मृग विचर रहे, सरोवर में हंस दल उतर रहे। हवा भी कुछ हल्की लगती, सूर्य रश्मि कुछ अधिक चमकती। दूर वह हिमशिखर भी दिखते, बस मानो कहीं ना मिलते। पल ने सोचा क्या गजब है, मानो से ज्यादा प्रकृति प्रकट है। ना ऊंची सुरंगें धुआं उगलती, ना कोई नदी में विष घोलती। पल बैठ गया गुलमोहर के नीचे, लाल पंखुड़ियां झरझर झरती। दूर अमलताश गहनों से सजते, कहीं हर श्रृंगार के पुष्प महकते। पल गुजरा एक गली से, वहां बताया किसी अजनबी ने। मानो सिमटे हैं घरों के अंदर, बाहर सूक्ष्म जीव कर रहे विचरण। आह कह करके थम गया पल भी, झट पहुंचा वो सरता तट पर। शमशान घाट पर लगी कतारें, नीरवता भेद आती चित्कारें। दुखी पल रुग्णालय आया, नियति ने भयावह दृश्य दिखलाया। मुख पर पट्टी बांधे मानो व्यथित खड़े, रुंदन क्रंदन कहीं बाहों में दम तोड़ रहे। हर तरफ त्राही त्राही मचती, प्राण वायु के बिना सांस बिखरती। फिर भी मानव मानव को थामे, उनको देख भीग गई पल की आंखें। पल जानता था इस विपता से आत्मबल से मानव ही जीतेंगे, पर इस बीच कितने मोह के धागे आंसुओं में भीग असमय टूटेंगे। पर जीत के इस युद्ध को भी क्या मानव प्रकृति को समझेगा, या विस्मृत कर इस संदेश को भी अपने रचे भ्रमजाल में पुनः उलझेगा। पल ले रहा विदा धरा प्रकृति से, जाना है उसे सुनहरे ग्रह पर, जिसे केंद्र मान असंख्य आकाश गंगाएं कर रही निरंतर अलौकिक नर्तन। थैंक यू। धन्यवाद अजय जी। हाँ, और नया शहर संवेदनशील होगा और आपकी संवेदना वो प्रकृति से जुड़ती है, और जो पल की यात्रा है वह भी हमें प्रकृति के प्रति सजग होना, पर्यावरण को लेकर के एक हमारे अंदर चिंतनशीलता हो, यह एक आपकी कविता के मूल में है जिसे आप ले आते हैं। और यह वास्तव में मानव जीवन की चिंता है। और आज जिस तरह से प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और ये सब के लिए चिंता की बात है, और एक कवि की चिंता में भी ये बातें हैं। तो मैं आपको इन कविताओं के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ लिखावट के इस मंच पर कई मित्र उपस्थित हैं, रचनाकार हैं,
मुंबई से वरिष्ठ कवि विनोद कुमार श्रीवास्तव दिख रहे हैं, और कवि और आलोचक मुंबई से ही प्रशांत जैन जी हैं। ऋषिकेश जो वहाँ के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कल्पना पंत हैं। लखनऊ से भी कवि अशोक श्रीवास्तव, अलका पांडे, शशि गुप्ता, अजीत मिश्रा जी और भी कई लोग दिख रहे हैं, और जिनका चेहरा दिख जा रहा है उनका मैं और भी कई मित्र साथी रचनाकार हैं। तो मैं आगे चलता हूं और आगे मैं पीयूष सिंह को आमंत्रित करता हूं। और मैंने आपका परिचय दिया भी पीयूष जी का कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और इंजीनियर होकर भी कविता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। आप इलाहाबाद प्रयाग के रहने वाले हैं, और उनका दूसरा संग्रह रंग महसूस होते हैं अभी हाल में प्रकाशित होकर के आया है। इसके पहले रात के धूप में एक संग्रह आ चुका है। तो मैं पीयूष जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। और एक बात यह भी गौर करने लायक और रेखांकित भी की जानी चाहिए कि आज साहित्य की दुनिया में जो एकेडमिक वर्चस्व था वह टूट रहा है, और विविध क्षेत्र से लोग आज सृजन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में आ रहे हैं। और इससे मुझे तो लगता है कि साहित्य की दुनिया, हमारी यह दुनिया विस्तार पा रही है ना, और उसमें वैविध्य भी आ रहा है। तो मैं पीयूष सिंह को आमंत्रित करता हूँ। पीयूष जी। ये सब बहुत बहुत धन्यवाद। लिखावट मंच को मेरा सादर नमन और सादर आभार कि मुझे ये अवसर प्रदान किया अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए अपने संग्रह से ही कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहली कविता देखिए जिसमें मेरे दोनों संग्रह, इसके शीर्षक में मेरे दोनों संग्रह आते हैं। रात की धूप में रंग महसूस होते हैं, कविता का शीर्षक है रात की धूप में रंग महसूस होते हैं। न्योता था रजनी का स्वर्णिम धूप खाने का, अवसर था मन के भीतर कहीं दीप जलाने का। आगंतुक कुछ कम आए रजनी के निमंत्रण में, सुप्तावस्था में होंगे सब तिमिर के प्रांगण में। निशा की धूप जिनको मिली वो उनका सौभाग्य है, जो उससे वंचित रहे वो भी उनका भाग्य है। ला रहा हूं कुछ अलग मैं अपनी प्रवृत्ति अनुसार, रात की धूप के पश्चात रंगों का त्योहार। जीवन के हर रंग से कुछ ना कुछ है इसमें, जीवन के हर रंग से कुछ ना कुछ है इसमें। प्रेम, करुणा, कटाक्ष, वेदना आदि सब रंग है इसमें। रंग बांटने में हम अक्सर कितने कंजूस होते हैं, रंग बांटने में हम अक्सर कितने कंजूस होते हैं। रंग जब दिखते नहीं तब महसूस होते हैं, रंग जब दिखते नहीं तब महसूस होते हैं। ये मेरी पहली कविता थी। इसके पश्चात एक कविता है जो मेरी चंद प्रिय कविताओं में से है। ये कविता मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। इस कविता में मैं थोड़ी सी इसके बात बता दूं। इस कविता में मैंने जिन लोगों को आभार व्यक्त किया है वो जितने भी विश्व के रचनाकार हैं जो किसी भी माध्यम से कुछ सृजन करते हैं, चाहे वो कवि हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो वास्तुकार हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, जिनकी रचनाओं से मैंने प्रभावित होकर के, जिन्होंने मुझे अंतर मन को अगर कहीं छुआ था तो उससे प्रभावित होकर के मैंने एक रचना का सृजन किया, एक रचना उत्पन्न हुई। तो उसी प्रकार से एक जो कविता है मेरी, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो कि नमक की खेती करने वाले किसानों पर डॉक्यूमेंट्री थी, और उनका जो परिश्रम है और उनका जीवन यापन कैसे होता है, क्या उनके संघर्ष है, उनको दर्शाती थी। उसको देखने के पश्चात उसने मेरे मन को भीतर कहीं बहुत छुआ था, और उसके पश्चात मैंने इस कविता का सृजन किया। तो कविता का शीर्षक है नमक का किसान। ये शैलेश है, खेती करता है नमक की, नमक से रोटी बनाता है पेट भरने के लिए, पर छिड़कता नहीं है किसी के जख्मों पर, और उसके जख्मों में इतना नमक भर चुका है
उसे जैसे कुछ महसूस ही नहीं होता। ये सुरेश है, ये भी यहीं रहता है, खेती करता है नमक की। इसके पैर सफेद हो गए हैं, सख्त हो गए हैं, नमक घुस रहा है जख्मों में धीरे धीरे। ये मनोज है, ये भी यहीं रहता है। ये 10-15 दिनों से नहाया नहीं है। यहाँ सब रोज नहीं नहाते, बिना नहाए तो कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना कब तक। ये लता है, ये भी यहीं रहती है, विधवा है। आदमी इसका अभी पिछले साल ही गुजरा है, किसी दुर्घटना में नहीं, एक लंबी बीमारी से जो उसे विरासत में मिली थी बचपन से, नमक की बीमारी। ये इनका घर है, अभी अभी लीपा है गोबर से। गाय भैंस नहीं होते, गधे होते हैं यहाँ। छत पर टाट के बोरे बिछे हैं, कुछ बोरे जमीन पर भी पड़े हैं। बोरे कुछ भरने के काम नहीं आते, कुछ इतना है ही नहीं जो बोरों में भरा जाए। बोरे गद्दे हैं, रजाई है। और देखिए धूप में सूख चुके इन लोगों को, बाहर से नमकीन इन लोगों को, अंदर इंसानियत की एक नमी जिंदा है, जबान में एक मिठास जिंदा है, जो शिकायत नहीं करती, स्वागत करती है। चाय पूछती है, खाना पूछती है, शिकायत कभी नहीं करती। अपना म्यूट करिए ना, अपना म्यूट करिए। और दूसरी तरफ ये संसद है, विधानसभा है, पंचायत है। और दूसरी तरफ ये संसद है, विधानसभा है, पंचायत है, सांसद है, विधायक है, सरपंच है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, राजनीति है, वादे हैं, योजनाएं हैं, अधिकार हैं, पर इनके पास तक कुछ भी नहीं। भारत के नक्शे में एक बिंदु है, पर भारत से बहुत दूर। भारत के नक्शे में एक बिंदु है, पर भारत से बहुत दूर। नमक खाने का स्वाद तो बदल सकता है, लेकिन किस्मत नहीं। नमक खाने का स्वाद तो बदल सकता है, लेकिन किस्मत नहीं। इस कविता के पश्चात नदी के व्यक्तित्व पर एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत है। नदी का व्यक्तित्व। पीकर सुखा डाली पूरी एक नदी, पीकर सुखा डाली पूरी एक नदी, फिर भी तृष्णा शेष है। मनुष्यता का ये कैसा वेश है। प्यास बुझानी है तो नदी का दायित्व समझो, नदी का व्यक्तित्व समझो। नदी जब तक नदी है तब तक मीठी है, जब सागर में विलीन हो जाती है नमकीन हो जाती है। नदी का स्वाद समझना है तो नदी का अस्तित्व समझो, नदी का व्यक्तित्व समझो। कल कल बहता पानी है नदी, उज्जवल निर्मल पानी है नदी। निरंतरता के ठहराव को समझना है तो नदी का स्थायित्व समझो, नदी का व्यक्तित्व समझो। माँ की गोद का एहसास है नदी, कोई दैवीय शक्ति का आभास है नदी। नदी का स्नेहाशीष समझना है तो नदी का नारीत्व समझो, नदी का व्यक्तित्व समझो। मोक्ष का अंतिम स्थान है नदी, हाहाकार प्रलय कभी तूफान है नदी। नदी का पूरा प्रभाव समझना है तो नदी का स्वामित्व समझो, नदी का व्यक्तित्व समझो। एक कविता और मैं धूमिल होना चाहता हूँ, सुनाइए अगर वो संभव हो तो, अगर आपके पास हो। जी सर, अवश्य अवश्य। जी बहुत धन्यवाद सर। ये भी मेरी एक बहुत पसंदीदा कविताओं में से है। धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल जी मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि, मेरे आइडियल, और इस प्रकार की कविताएं लिखते हैं उनसे प्रभावित मैं बहुत अधिक उनकी कविताओं से प्रभावित हुआ और उसी से प्रभावित होकर के ये कविता लिखी है, मैं धूमिल होना चाहता हूँ। इस कविता में जिन्होंने भी धूमिल को पढ़ा होगा उनकी काफी सारी कविताओं की झलक
आपको मिलेगी, उनसे प्रभावित होते हुए मैंने अपनी समझ के अनुसार लिखा है। मैं धूमिल नहीं हूं पर मैं धूमिल होना चाहता हूं। मैं धूमिल नहीं हूं पर मैं धूमिल होना चाहता हूं। मैं संसद नहीं हूं पर वहां तक की एक सड़क का एक रोड़ा अवश्य हूं। मैं संसद नहीं हूं पर वहां तक की सड़क का एक रोड़ा अवश्य हूं, या फिर सड़कों पर होती संसद का एक हिस्सा हूं। मैं प्रजा के तंत्र को समझना चाहता हूं। मैं धूमिल नहीं हूं पर मैं धूमिल होना चाहता हूं। न मैं लोहार हूं और न ही मैं वो घोड़ा हूं जिसके मुंह में लगाम है, पर मैं पूछना चाहता हूं उस लोहार से, उसके हाथों के छालों से, क्यों उससे लोहे का स्वाद न पूछे। मैं उस घोड़े से लोहे का स्वाद चखना चाहता हूं। मैं धूमिल नहीं हूं पर मैं धूमिल होना चाहता हूं। न मैं रोटी बेलता हूं न मैं रोटी खा पाता हूं। न मैं रोटी बेलता हूं न मैं रोटी खा पाता हूं, न ही मैं रोटी से खेलता हूं। मैं वो कुत्ता हूं जो उछलती रोटियों के खेल के बीच रोटी की प्रतीक्षा में भूखमरी से मर जाता हूं। हाँ, मैं भी रोटी खाना चाहता हूं। मैं धूमिल नहीं हूं पर मैं धूमिल होना चाहता हूं। ना मैं मोची हूं ना ही मैं राम हूं। ना मैं जूतों की मरम्मत कर सकता हूं ना ही मैं भाग्य ठीक कर सकता हूं। फटे जूतों से झांकती उंगलियां एक कहानी कह रही हैं, मरम्मत से फिर मरम्मत होने की कहानी। मैं इन खुले टांकों को फिर सीना चाहता हूं। मैं धूमिल नहीं हूं पर मैं धूमिल होना चाहता हूं। मैं प्रकाश में लिपटा हुआ अंधकार का पुतला हूं, जिसके प्रकाश की हर किरण झूठ है, कभी ना पकड़ में आने वाला, सदा ही सत्य दिखने वाला झूठ। मैं बहुत भीतर कहीं प्रज्वलित होना चाहता हूं। मैं धूमिल नहीं हूं पर मैं धूमिल होना चाहता हूं। मैं धूमिल नहीं हूं पर मैं धूमिल होना चाहता हूं। एक कविता सर, जब समय का वो हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। एक कविता और सुना दीजिए। जी सर। एक कविता है, इसका शीर्षक है आंगन का वृक्ष। आप देखिए, हमारे यहाँ जब आंगन का वृक्ष, आप इसको, मैं कोई इसकी भूमिका बांधने में थोड़ा बहुत कमजोर हूं। मैं अपनी कविताओं की कुछ, मैं उसके विषय में बहुत अधिक बता नहीं पाता हूं। मैं ये सारे आप सब सुनने वालों पर छोड़ देता हूँ, आप इस कविता को किस तरीके से लेते हैं, क्या इसका अर्थ निकालने। मेरे लिए एक माध्यम होता है कविता कहना, जिसमें मैं अपनी अपने आप अपनी बात कहती है, उसके लिए अलग से बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं होती। मेरे हिसाब से कवि एक बहुत स्वार्थी प्राणी है जो अपनी बात कह करके मुक्त हो जाता है, और फिर ये बाकी सबके ऊपर है कि वो उसका कैसे आनंद लेते हैं, कैसे उससे रिलेट करते हैं। तो इस कविता का शीर्षक है आंगन का वृक्ष। आंगन का वृक्ष बाहें फैलाए फलदार छायादार कभी हुआ करता था। आंगन का वृक्ष बाहें फैलाए फलदार छायादार कभी हुआ करता था। मौसमी फल का स्वाद गर्मियों में छाया, सर्दियों में अलाव के लिए, अपने परिवार के लिए फलता रहा, कटता रहा, जलता रहा निस्वार्थ। बहुत धीरे, मगर अब पल्लव रहित, नौ पल्लव भी नहीं आते। बाहें भी लगभग सारी कट चुकी हैं, फल भी नहीं है। कुल मिलाकर वही आंगन का वृक्ष अब फल रहित, छाया रहित, किसी काम का नहीं हो गया है आंगन का ठूंठ। परिवार उसको जड़ से कटवाकर एक नई फुलवारी बनाने में व्यस्त है। परिवार उसको जड़ से कटवाकर एक नई फुलवारी बनाने में व्यस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस आखिरी कविता के साथ मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष जी। नदी, आंगन का वृक्ष, मैं धूमिल नहीं हूं पर धूमिल होना चाहता हूं, और हम सब लोगों की शुभकामनाएं है कि हमारे इस सदी के धूमिल की तरह, क्योंकि धूमिल ने हिंदी कविता की जमीन को बदलने का काम किया था, और जो व्यवस्था विरोध की पूरी जमीन कविता से कविता को पटरी पर कैसे ले आया जाए, और आजादी के बाद जो आजादी को लेकर के जो स्वप्न था, उस स्वप्न भंग के सबसे बड़े कवि धूमिल रहे हैं।
तो आज हमें आपकी कई कविताएं सुनने को मिली। आपको लिखावट की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ तस्वीर नकवी साहिबा आई हैं, डॉक्टर अवंतिका सिंह हैं, और जिनका अवंतिका जी का और कल्पना पंत पिछले कविता लखनऊ के आयोजन में उनका कविता पाठ यहाँ पर इस मंच से हुआ भी। वे दोनों लोग भी, अवंतिका जी भी हैं, तस्वीर नकवी जी हैं, और भी कई मित्र आए हैं। सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रोली शंकर की ओर। रोली शंकर उपन्यास भी लिखती हैं, कहानियां भी उन्होंने लिखी है। आपका एक चर्चित उपन्यास रहा है गुलमोहर, और जिस पर कई लखनऊ के वरिष्ठ साहित्यकारों ने उस पर अपनी टिप्पणियां भी की थी। और मैं समझता हूँ उन कि अपने बारे में अगर रोली बताएं, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ हम लोगों के सामने कुछ रखती नहीं है ना। जैसे कहते हैं ना कि कविता जितना कहती है उससे ज्यादा छिपाती है। तो रोली के अंदर ये उनकी विशेषता भी है, खूबी भी है कि वो कभी अपने को लेकर के चर्चा नहीं करती। उनके साहित्याकाश में अगर इन्हें कविता पाठ के लिए बुलाया जाएगा तो ये अपनी कविता न पढ़ करके दूसरों की कविता सुनाने लगेंगी उनकी। तो ऐसी ही रोली है। तो एक अत्यंत संवेदनशील मन है और वो उनकी कविता में भी व्यक्त होता है वो मन। तो हम लोग रोली शंकर को आमंत्रित करता हूँ। रोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी से जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। मैं तो अभी इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एकदम नई हूँ, और सर से ही सीख करके अपने काम के बारे में भी बताइएगा। सामाजिक कार्य और शिक्षा से जुड़े वो कौन से क्षेत्र में आपका काम होता है? सर मैंने MSc केमिस्ट्री से किया है, रसायन शास्त्र से हूँ मैं। और मैं इंटर तक के बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस उनकी लेती हूँ, और उनसे जो धन अर्जित होता है सर वो मैं सामाजिक कार्यों में लगाती हूँ। और मेरे साथ जो और भी औरतें हैं वो भी कुछ ना कुछ अर्जित करके इस कार्य को करती हैं। तो हम लोग मवैया में जो झोपड़पट्टी वाले बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि वो कूड़ा ना बिने, क्योंकि कूड़ा बिन के उन्हें 10 रुपये 20 रुपये मिल जाता है। तो उनके जो पेरेंट्स हैं जो उनके पढ़ाना नहीं चाहते उन्हें, तो हम उनको थोड़ा सा जो है उनका जो है मन बनाते हैं कि वो पढ़ें, और प्राइमरी शिक्षा दे करके जो बच्चे उसमें अच्छा निकलते हैं उनको दूसरे स्कूलों में जो है एडमिशन कराते हैं। और वहाँ पर एक मेरे ससुर काम करते थे, ये काम, वो जज थे, जिला जज थे। उनके देहांत के बाद मैंने उन्हीं के नाम से ये स्कूल खोला है, COP श्रीवास्तव मेमोरियल स्कूल। ये निःशुल्क है उन बच्चों के लिए, मवैया के मलिन बस्ती में है। और यहाँ पर मैंने वहीं से पढ़े जो बच्चे अच्छे निकले हैं वही उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक गुरुकुल जैसी प्रथा शुरू करने का एक छोटा सा प्रयास है सर, और आप लोग के आशीर्वाद से बस सर ये छोटा सा कार्य हो रहा है। लड़कियों के लिए एक चूंकि लड़कियां जो है वो पढ़ाई छोड़ देती हैं, फिर खाना बनाने या घरेलू काम में लग जाती हैं या झाड़ू पोछा करने लगती हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा एक सिलाई केंद्र खोल रखा है, जिससे कि वो अपना थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर है, सिलाई है, इस तरह की चीजों से वो अपना धन अर्जित कर सके। तो ये सब सर कोविड के समय में ज्यादा ये हुआ क्योंकि हमें मास्क वगैरह बनवाना था और उन लोगों को पैसों की जरूरत थी, तो हम लोगों ने इस काम को भी साथ साथ में किया। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम है सर, प्रभु इच्छा से। मैं नहीं करती हूँ सर, मेरे गुरु हनुमान जी कराते हैं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और गुरु के इच्छा से ही हो रहा है। और आगे से सर मुझे प्रेरणा मिलती है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ बताए ही करते रहते हैं। जैसे हमारे ससुर पूरे जीवन करते रहे, तब तो ये भी नहीं कोई जानता था कि वो सामाजिक कार्य करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं। उन्हें पसंद भी नहीं था। कहते हैं कि दाएं हाथ से अगर दान दिया है तो बाएं को ना पता चले, ऐसा रखना चाहिए। तो बस ये निरंतर सर हो रहा है। कोई इसमें, चूंकि घर का मेरा बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी भी करते थे, वो डॉक्टर थे,
और मेरे ससुर भी करते थे, तो एक मैं उन्हीं के काम को आगे बढ़ा रही हूँ। इसमें ये हमारे घर के, हमारे नंद, हमारी देवर, ये सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास है। तो यही है सर कि हो रहा है बस। तो मैं समाज से जुड़ी हुई कविताएं लिखती हूँ, जो मैं देखती हूँ वही कुछ छोटी छोटी पंक्तियों में लिखती हूँ, जो सुनाइए। मैं हाँ, सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। जी, सब पहली इसी अनुषा पुस्तक से मैं 2-3 कविताएं आपको सुनाती हूँ। ये विछोह कविता है। उंगलियों की पोर छूकर उंगलियों में भींचकर, उंगलियों की पोर छूकर उंगलियों में भींचकर, रोशनी की रश्मियों ने प्यार अपने थे गढ़े। बचपना था मुझ में भी कुछ, बचपना था तुम में भी, याद के सुंदर झरोखे ने सजाए चित्र भी। बचपना था मुझ में भी कुछ, बचपना था तुम में भी, याद के सुंदर झरोखे ने सजाए चित्र भी। उम्र का कैसा धुआं था जो बहा कर ले गया, वो गया परदेस सारा ही जहां लो खो गया। एक पिता के हाथ में खाली अंधेरा ही बचा, वक्त नाटककार बन संवाद सारे ले गया, वक्त नाटककार बन संवाद सारे ले गया। छूट कर गिरने लगी हैं हाथ से ममता छुअन, रूठ कर जाने लगा परछाइयों का अपनापन। मैं पुराना पेड़ बनकर आस में बैठा रहा, वो रुई से मल सा उड़ के दूर वीराने गया। एक पिता के हाथ में खाली अंधेरा ही बचा, वक्त नाटककार बन संवाद सारे ले गया। आसपास जो दिखता है वो लिखती हूँ, और पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपनी मेरे पिता, कविता संवेदनाएं जरूर सुनाइएगा, और कोरोना काल में जो आपने लिखी थी और जिसका दर्द के काफिले में जिसको संकलित किया गया था, जी अगर जी संभव सर, हो तो जी जी सर, मैं सर, ये कविता संवेदनाएं। सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैं तो उतने अच्छे से अब नहीं पढ़ पाऊंगी, तो कोशिश करती हूँ। मर जाते हैं हम जब मर जाती हैं संवेदनाएं, मर जाते हैं हम जब मर जाती हैं संवेदनाएं, तो उनके साथ मर जाते हैं हम। हम मर गए उस दिन भी जब 4 मकान छोड़कर कोई महिला बीमार पड़ी थी बिस्तर पर, या वो एडमिट थी वेंटिलेटर पर। हमने सुना था दूर से, एक कान बंद करके, गोया हम कोई रिश्तेदार नहीं थे उसके। हम मर गए उस दिन जब जलाई गई एक ब्याहता ठीक हमारे घर के पीछे। उन लपटों से आती आवाज दूर जाती चिघाड़ती चिड़िया की तरह लगी। हम देख रहे थे बदहवास सड़कों पर दौड़ती आग से लिपटी उस स्त्री को। हम देख रहे थे बदहवास सड़कों पर दौड़ती आग से लिपटी उस स्त्री को। हमारे पास कैमरा था वीडियो बनाने को, पानी नहीं था आग बुझाने को। हम मरे उस दिन भी जब धूप में चिलचिलाती कोई मजदूरनी मांग रही थी पानी। हमने गेट पर देखे बिना ही ना कर दिया उसको। धूप में जाने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे। एसी कमरे से निकलकर हमने यह भी नहीं देखा कि एक गोद में भूख से बिलबिलाता एक बच्चा है। हम मर गए उस दिन जब हमारी गाड़ी सड़क पार कर रही थी। लोगों की भीड़ जमा थी। एक युवक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हमें याद आया अपना जरूरी काम, उसे तो पुलिस या एम्बुलेंस ही ले जाएगी। हम किनारे से निकल जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर। हम मर गए उस दिन जिस दिन कामगारों की भूख को हमने काम की तराजू में तौला था। हम भूल गए कि वे ही हमारे हाथ पैर हैं। अब भटक रहे हैं लाचार सड़कों पर। उनकी भूख से ज्यादा बड़ी थी हमारी भूख। सोनू सूद केवल एक ही है उस महासमंदर में। और अब हमारे पास एक बड़ा बहाना है, सोशल डिस्टेंसिंग। मूंधे आग कतों को सुनाई, हमें न सुनाई पड़ेंगी चीखें, न दिखाई देगा कुछ और जो आंदोलित करें हमें, जो नमी भरे हमारी पलकों में, हमें सत्य के करीब ले जाए। बार बार मरने से अच्छा है कि चलो मर जाते हैं एक बार, अपनी आत्मा को संतुष्ट करके, ठीक वैसे ही जैसे जीवन दिया है परमात्मा ने एक बार। ये संवेदन है सर। अब एक कविता कि जब हम 45 साल की उम्र में आते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पिता सही थे। तो चूंकि आप लोगों में भी सर मैंने देखा है कि आप जब अपने बच्चों को या हम लोगों को समझाते हैं पिता की तरह ही, तो हम लोग उस बात को उस समय नहीं समझ पाते हैं। जब उस उम्र के नजदीक जाते हैं तो हमें वो बातें समझ में आती हैं।
तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है पिता के ऊपर। पिता पेड़ बने अनगिनत शाखाओं डालियों के, पिता पेड़ बने अनगिनत शाखाओं डालियों के, पत्तियों में गूंजा करती हमारी चहचहाहट, और दूसरे घोंसला बनाते कामनाओं के हर बार चोंच रगड़कर। पिता पहाड़ बने अनगिनत सोते झरनों के, चट्टानों में गूंजा करती हमारी गुनगुनाहट, और दूसरे चुराते पिघली बर्फ संभावनाओं की हर बार सिर चढ़कर। पिता समंदर थे अनगिनत लहरें तरंगों की, उमंगों में तैरा करती हमारी मुस्कुराहट, और दूसरे मिटाते थकान अभिलाषाओं की हर बार सीने पर रेत पाट कर। वे सहते हम चुप रहते, वे सहते हम चुप रहते, हमारी उस एक चुप्पी में वर्षों की नाराजगी, जबकि आज वे हुए आसमान और हम भी बन रहे वही पेड़ पहाड़ समंदर, और हम भी बन रहे वही पेड़ पहाड़ समंदर। सब एक कविता मैंने लिखी उन लड़कियों पर। आधुनिकता के दौर में हम अपने पारिवारिक मूल्यों को और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, तो एक मेरे तरफ से सहज वो था थोड़ा सा कि मैं उनको एक मैसेज देना चाहती थी, संदेश देना चाहती थी कि वे इस जो लाइफ है, जो जिंदगी है, जिसको ऊपर से वो देख रही हैं, ऊपरी आवरण को छोड़ करके वो थोड़ा सा आंतरिक अपनी आत्मा की आवाज या अपने आप को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे। तो एक उसके माध्यम से एक संदेश है। बारबी गर्ल, तुम सो गई उस नाइट सूट में, तुम सो गई उस नाइट सूट में, हल्की गुलाबी रेशमी तुम्हारे हाथ मुड़ते पैर मुड़ते बैठती करती सदा अभिनय। बारबी गर्ल, क्या पुरानी सभ्यता के भाएंगे तुमको चित्र, छापेदार फीते वाली दो चुटिया बांधे झलकदार काजल से आंखों को मीचे, घाघरी ओढ़नी लिपटी नंगे पैरों वाली कुछ दशक पुरानी तुम्हारी सहेली। हाथ न मुड़ते न पांव न कभी झपकाई पलके चुपचाप, मुलायम दे धोती फिसती नहीं थी कभी, छाती से चिपकी सस्ती सवरती रही एक ही कपड़े में, और गुड्डे ढूंढने को जाता भाई गली गली। फिर रचाती ब्याह गेदे के बंधनवार, डिब्बे की पालकी धूम नगाड़े के साथ मंडली चलती, और कोई माँ जानती थी कि रोना है विदा के पलों में। छूटी गलियां बंद व खेल तमाशे, भाते नहीं तुम्हें गुड़ बतासे, छोड़ आई तुम उसे माटी के नीचे, पीछे बहुत पीछे, तुम्हारा कोई मेल नहीं उससे। वह नंगे पैर कभी पनघट कभी आंगन, नाचे बन के मोर, उसकी चोटी पाटी में नहीं घुसती कोई क्लिप, और जिन रंगों से तुम्हें परहेज वो गूथा करती उनमें सपनों के रंग, सपने जिनमें नहीं बनाती कोई परी उसके नाप की जूती, कद्दू की घोड़ा गाड़ी चूहे को घोड़ा मान ले जाता, जा पाता जो उसे, ले जा पाता जो उसे किसी प्रिंस के पास। बेवक्त की चिकोटी में खुल जाती है नींद। बारबी गर्ल, चिढ़ जाती हो जब कह देता है कोई तुम्हें बेजान गुड़िया, सुनहले सपनों की दुनिया से बाहर आओ बारबी गर्ल, ताकि खेली ना जा सको तुम वैसे ही जैसे खेली जाया करती थी वो कभी, जैसे खेली जाया करती थी वो कभी। सर और इसमें एक धर्म के ठेकेदार भी है, वो भी सुना दीजिए। आजकल तो बहुत धर्म के नाम पर। हाँ जी सर, तुम काबिज हो ना। जी सर। हाँ, 97 पृष्ठ 57। हाँ जी सर। हाँ, तुम काबिज होना चाहते हो भीड़ पर, तुम काबिज होना चाहते हो भीड़ पर, तुम रखना चाहते हो उन्हें जाहिल अनपढ़ गवार, तुम काबिज होना चाहते हो भीड़ पर, तुम रखना चाहते हो उन्हें जाहिल अनपढ़ गवार, क्योंकि मस्तिष्क के विकास से खत्म हो जाएंगी तुम्हारी संभावनाएं। तुम चाहते हो बचा रहे तुम्हारा अस्तित्व, क्योंकि मस्तिष्क विहीन को ही हाका जा सकता है भेड़ बकरियों की तरह। लोग चाहते हैं चमत्कार, देव अवतार, इससे फर्क नहीं पड़ता धर्म ध्वजाओं के रंग क्या हैं, कोई भी हो फर्क नहीं, केवल तुम चाहते हो भीड़ जो सुने सिर्फ तुम्हारी, गाए सिर्फ तुम्हारी, देखे सिर्फ वही जो तुम दिखाना चाहते हो। परंतु तुम डरते हो कुछ हम जैसे लोगों से, परंतु तुम डरते हो कुछ हम जैसे लोगों से, जिन्होंने पूजा है उस इंसान को जिसने पहली बार मानव सभ्यता के लिए आग जलाई थी,
खेत बनाए थे, फूल उगाए थे, जिसने सींचा था धरती की कोख में प्यार। तुम्हारी नफरतें डरती हैं सिर्फ हमारे प्यार से, तुम्हारी नफरतें डरती हैं सिर्फ अब हमारे प्यार से। पर सुनो धर्म के ठेकेदारों, वह दिन दूर नहीं जब अपने हैं बच्चों की कब्र पर या उनकी चिताओं पर अकेले खड़े रहोगे तुम ध्वजा के नीचे, और तुम्हारे सामने फैला होगा दूर तक अंधकार। तब तुम किसे ठहराओगे जिम्मेदार, तब तुम किसे ठहराओगे जिम्मेदार। धन्यवाद रोली शंकर जी। तो आज हम लोगों ने कविता लखनऊ के माध्यम से कविता की शाम बिताई, कविता के साथ ये शाम हम लोगों ने और विविध रंग की कविताएं हम लोगों ने सुनी। उसमें मनुष्य है, प्रकृति है, पर्यावरण है, नदी है, झरने हैं, धर्म है, उसके ठेकेदार हैं, है ना, संवेदनाएं हैं। क्योंकि वास्तव में कविता हमें मनुष्य बनाती है और हमारी संवेदनाओं को बचाती है, हमें ज्यादा संवेदनशील बनाती है। तो अब हमारा समय भी हो रहा है, तो बहुत सारे साथी आए, बहुत सारे मित्र आए, है ना, और मिथिलेश जी कुछ इन पर टिप्पणी करते हुए इसका समापन करें। धन्यवाद सर। मिथिलेश जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आप म्यूट हैं मिथिलेश जी, आप म्यूट हैं। धन्यवाद कौशल जी। आज कविता पाठ इस अर्थ में अलग है कि 3 प्रोफेशनल कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। पीयूष सिंह आर्किटेक्ट हैं, रोली शंकर समाज सेविका हैं और अजय गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो जैसा आपने कहा कि यह सीमा जो बंधी हुई है उसको वो टूट रही है और टूटना ही चाहिए, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज है जो किसी प्रोफेशन या किसी भाषा या किसी भी शैक्षणिक विधा के साथ जुड़ी हुई नहीं है। वो तो हमारे स्पंदन की अभिव्यक्ति है, हमारे भीतरी स्पंदन की अभिव्यक्ति है। तो इस अर्थ में आज का कविता पाठ बहुत अलग रहा और कविताएं भी नए अनुभव को लेकर आई। तो मेरी टिप्पणी इतनी ही रहेगी। मैं सभी कवियों और मेहमानों का जो यहाँ जुड़े और कविताएं सुनी उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और कौशल किशोर जी को का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी कविताओं को संभव किया इस मंच पर। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस कविता पाठ और ये सब YouTube पे रहेगा। ये सब YouTube पर रहेगा। वहाँ इसको हम लोग अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा और तमाम मित्रों को भेजिएगा जहाँ जहाँ